प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब मजे में? तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था प्रकाश की प्रकृति, और उसके 3 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज चौथा लेक्चर है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने व्यतिकरण पढ़ा था, ठीक है। उसी के आगे का टॉपिक है आज, और अपना जो टॉपिक है वो है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण जो है अपना टॉपिक है। तो देखो, आज अपन व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करेंगे। तो इसके लिए अपन ने 2 तरंगे ली। व्यतिकरण के लिए क्या माना था अपन ने कि न्यूनतम 2 तरंगे होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो अपन ने 2 तरंगे ली जिनकी आवर्ती समान है और आयाम भी लगभग समान है, और एक ही दिशा में दोनों संचरित हो रही है। तो माध्यम के किसी बिंदु पर दोनों तरंगों का अध्यारोपण होता है। तो उन दोनों जो तरंगे ली अपन ने, उन दोनों तरंगों का जो व्यापक समीकरण है, तरंग का समीकरण अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि तरंग का जो व्यापक समीकरण है वह कुछ इस रूप में होता है: A1 sin ओमेगा टी माइनस kx। यह पहली तरंग का समीकरण हो गया। और दूसरी तरंग जो है वह मान लो किसी कोण पर इससे आगे है, दूसरी तरंग कुछ आगे है इससे, तो उसका कोण जो है वो ज्यादा होगा। कोण ज्यादा होगा मतलब कला ज्यादा होगी। तो दूसरी तरंग का समीकरण मान लिया A2 sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव, ठीक है। यहां पे फाइव जो है वो क्या है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। फाइव क्या है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। तो ये 2 तरंग है अपनी। दोनों तरंगे जो हैं उनकी आवर्ती समान है, आयाम लगभग समान है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। तो अगर माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होगी तो वहां पे क्या बनेगी? नई तरंग बनेगी। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था अपन ने। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो नई तरंग बन रही थी अपनी, उस नई तरंग का जो विस्थापन समीकरण था वो समीकरण था दोनों तरंगों के सदिश योग के। अध्यारोपण से जो नई तरंग बनेगी उस तरंग के लिए जो विस्थापन होगा वह क्या होगा? दोनों तरंगों का जो विस्थापन है या दोनों तरंगों का जो समीकरण उसको जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ते हैं। तो देखो, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। ये जो है अपना नई तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया। किससे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। दोनों तरंगे अध्यारोपित होगी तो नई तरंग बनेगी। अब देखो, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का। पढ़ा है क्या आपने फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखो, इसमें ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। ये जो क्वांटिटी है इसको ए मान लिया, और ये जो फाई है इसको बी मान लिया। तो इसको ओपन करता हूं। देखो, ये तो सेम रह जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। अब इसको ओपन करता हूं तो A2 साइन ए की जगह क्या है? ओमेगा टी माइनस kx, और कोस बी की जगह क्या है? 5 प्लस
प्लस A2 जो है वो दोनों में रहेगा, मल्टीप्लाई में है, तो A2 कोस A की जगह क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साइन बी की जगह क्या है, ये जो है अपन ने इस ब्रैकेट को, साइन को ओपन कर दिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो फर्स्ट टर्म है इनमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ रहा है। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो अपन ने इन दोनों फर्स्ट से जो है अपन ने कॉमन ले लिया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पे क्या बच गया, इसमें क्या बच गया, A1, इसमें क्या बच गया, A2 cos फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो कॉमन आ गया, A2 cos फाइव बच गया। ठीक है, फिर नीचे देखो बाकी टर्मिनोलॉजी सेम नोट कर देते हैं अपन, प्लस A2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ये जो है अपने पास में इक्वेशन हो गई। अब देखो यहां पे जो है अपन ने यहां पे कुछ एज्यूम्पशन लेते हैं, अपन कुछ मान के चलते हैं। तो अपन ने क्या माना, A1 प्लस A2 कोस फाइव जो है उसकी जगह मान लिया अपन ने R कोस थीटा, इसकी जगह क्या मान लिया, R कोस थीटा मान लिया। और ये जो साइन फाइव है A2 साइन फाइव, इसके साथ में A2 और साइन फाइव, A2 साइन फाइव जो है उसकी जगह मान लिया अपन ने R साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। तो ये जो माना है अपन ने, ये है वैल्यू, यहां पे पुट डाउन करते हैं। देखो तो y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसकी जगह क्या रखेंगे, R कोस थीटा। तो R पहले लिख देता हूं, R साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस थीटा, इसकी जगह R कोस थीटा रख दिया। ठीक है, तो R कोस थीटा, और बाकी ये टर्मिनोलॉजी सेम रही। इसमें भी साइन फाइव की जगह क्या, A2 साइन फाइव की जगह क्या रखेंगे, R साइन थीटा। तो R पहले रख देता हूं, R कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला सेम ऐसा फॉर्मूला ही बन गया। R जो है वो तो सब में कॉमन आ गया, फिर साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब की बार जो है मैंने इसको तो मान लिया A और इसको जो है मान लिया B, ये हो गया अपना A और ये हो गया B। तो ये क्या हो गया, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस B। तो इसमें R तो जो है सब में कॉमन है, R तो बाहर रख लिया, और इसको लिख सकते हैं साइन A प्लस बी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये जो है अपने पास में व्यापक समीकरण आ गई, किसकी, परिणामी तरंग जो आएगी अध्यारोपण से, जो नई तरंग बनेगी परिणामी तरंग, उसकी समीकरण आ गई, उसकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में अपने पास में जहां R जो है वो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, और थीटा जो है वो क्या है, परिणामी तरंग की दिशा है। यहां पे R जो है वो तो है कि परिणामी तरंग, यहां पे A1 और A2 क्या है, आयाम है। तो इसमें भी R क्या हो जाएगा, परिणामी जो अध्यारोपित होने के बाद में तरंग बनी है उसका आयाम हो जाएगा। और यहाँ पे फाई क्या माना था, कलांतर मतलब कोण। तो यहाँ पे ये थीटा आ रहा है, तो थीटा क्या हो गया, तरंग का कोण, और कोण मतलब दिशा। तो ये थीटा क्या हो गई, परिणामी तरंग की दिशा हो गई। ठीक है, तो अब देखो अपन ज्ञात करते हैं परिणामी तरंग का आयाम, ज्ञात करते हैं परिणामी तरंग का आयाम। तो देखो परिणामी तरंग का आयाम कैसे ज्ञात करें, अपने पास में जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 का स्क्वायर
प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो एक में LHS में ये है a1 प्लस a2 cos फाई, इसका स्क्वायर। इधर क्या है a2 sin फाई प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर a2 sin फाई का स्क्वायर। इधर क्या है r cos थीटा, तो r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर। ये कर दिया अपन ने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखो इसको ओपन करते हैं अपन, तो ये क्या हो गया a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हो गया अपना a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, a2 cos स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर हो गया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इक्वल टू में क्या है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो देखो यहां पे a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस ये देखो a2 cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1 में। तो क्या बच गया यहाँ पे a2 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से RHS साइड में देखो r स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो इधर क्या बच गया r स्क्वायर। तो ये जो है अपने पास में परिणामी तरंग के आयाम का स्क्वायर आ गया। अगर परिणामी तरंग का आयाम लिखें अपन तो परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर उठाए तो इधर वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos। ये जो है अपने पास में परिणामी तरंग का आयाम हो गया। ये देखो ये हो गया अपने पास में परिणामी तरंग का। ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आपको नोट नहीं करना है, नोट अपन अलग से करवा देंगे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको देखो और समझो। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। तो देखो अपने पास में परिणामी तरंग का आयाम जो है वो क्या आ गया, परिणामी तरंग का आयाम आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, समीकरण नंबर 3। ये जो है अपने पास में परिणामी तरंग का आयाम आ गया। अब जैसे परिणामी तरंग का आयाम निकाला वैसे ही अपन निकालते हैं परिणामी तरंग की दिशा। परिणामी तरंग की दिशा निकालते हैं। चलो तो फिर परिणामी तरंग की दिशा निकालते हैं। तो देखो परिणामी तरंग की दिशा क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग की दिशा क्या हो जाएगी, अगर मैं समीकरण 2 जो है उस समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देता हूं। तो देखो उधर से समीकरण 2 और 1 देखो, तो समीकरण 2 में LHS साइड में है a2 साइन फाई अपॉन 1 में क्या है
A1 प्लस A2 cos y। ठीक, इधर है R sin थीटा अपॉन R cos थीटा। तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान जो है वो कितना आ गया, tan इनवर्स tan को इधर लेके आए तो ऊपर है A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos y। यह जो है अपने पास में परिणामी तरंग की दिशा या कला आ गई या दिशा आ गई, और ये जो है अपने पास में परिणामी तरंग का आयाम आ गया। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। चले आगे, कहां चले, यहीं पे चलते हैं आगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अपनी जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो होती है वह आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर समानुपाती का निशान हटाऊं मैं यहां से, तो देखो मेरे पास में क्या आ जाएगा, तीव्रता जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे कोई नियतांक आ जाएगा के, मान लिया कोई नियतांक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयाम का स्क्वायर। तो जो अपन ने पहली तरंग ली थी उस पहली तरंग की तीव्रता जो है वो क्या हो जाएगी, पहली तरंग नियतांक के और पहली तरंग का आयाम कितना था, A1, तो के A1 स्क्वायर। दूसरी तरंग जो थी, दूसरी तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, I2 इक्वल टू नियतांक के और आयाम का स्क्वायर A2 स्क्वायर। ठीक है, अगर परिणामी तरंग की बात करूं तो परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी भैया, परिणामी तरंग के लिए नियतांक तो वही रहेगा के, और आयाम जो था वो क्या था, R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान यहां पे अभी निकाला था आपने, R का मान ये रहा, इसी का स्क्वायर कर दो। तो देखो इसी का स्क्वायर करें तो I जो है वह परिणामी तरंग की तीव्रता है, तो K और R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। के A1 स्क्वायर के से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर 2। अब देखो ये के है, इसको यहां पे थोड़ा सा लिखने का वे चेंज करता हूं। के को क्या लिख सकता हूं, देखो अपन मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना होता है, रूट 2 गुणा रूट 2 कितना होता है, 2। रूट 5 गुणा रूट 5 कितना होता है, 5। ठीक है, मतलब रूट को 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या बन जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो के गुणा किया है उसको इस तरह से लिख सकता हूं, अंडर रूट के गुणा अंडर रूट के। अंडर रूट के को अंडर रूट के से गुणा किया तो के बन जाएगा। इसके साथ में यहां पे लिख दिया अपन ने अंडर रूट A1 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके साथ में लिख दिया अंडर रूट A2 का स्क्वायर और आगे कोस। ये केवल लिखने का वे चेंज किया है मैंने यहां पे। तो देखो के A1 स्क्वायर किसके बराबर है, I1 के, इसकी जगह क्या आ जाएगा, I1। के A2 I2 प्लस 2, ये अंडर रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, के A1 स्क्वायर। तो के A1 स्क्वायर तो वही I1 के है और अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट I1, इसी तरह से अंडर रूट I2 और कोस फाई। तो यह जो है अपने पास में क्या आ गई, परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। ये क्या आ गई अपने पास में, परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो नोट करने के लिए आप स्क्रीन को पॉज करो और आपको जो भी फ्रंट में दिखाई दे रहा है इसे नोट कर लो फटाफट।
हाँ तो चलो आगे देखो, नोट कर लिया तो आगे देखो। संपोषी संपोषी व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण अपन ने दो प्रकार का लिया था, एक तो संपोषी और एक विनाशी। संपोषी व्यतिकरण कब होता है, क्या कंडीशन होती है भैया संपोषी व्यतिकरण के लिए? तो संपोषी व्यतिकरण के लिए लिखा था अपन ने कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है, क्या कलांतर जो होता है वो क्या होता है, पाई का समगुणज। लिखा था ना, कालांतर मतलब फाई जो होता है वह पाई का समगुणज, तो 2n पाई। तो देखो अपन यहां से कोस फाई का मान निकालते हैं, तो कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, कोस फाई का मान जो है अपने पास में, कोस फाई का मान हो जाएगा कोस 2n फाई, n की जगह 1 2 3 4 रख के देख लो, तो कोस 2 पाई का मान या कोस 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो ये जो है कोस फाई की वैल्यू आ गई। अब अपन संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग है उसका आयाम निकालते हैं। तो परिणामी तरंग के जो आयाम का फॉर्मूला था वो क्या था भैया, वो फॉर्मूला था अपना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, यही था। यहाँ पे कोस फाई की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। कोस फाई की जगह अगर अपन ने 1 रखा तो ये देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 क्या हो गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। ये क्या आ गया अपने पास में, परिणामी तरंग का आयाम आ गया। ठीक है, इसी तरह से अपन परिणामी तरंग की तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तरंग की तीव्रता निकालते हैं, तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, देखो डाल लेते हैं 1 मिनट। हाँ तो देखिए परिणामी तरंग की तीव्रता, तो परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला देखो क्या था अपने पास में, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 प्लस रूट I2 कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू कितनी है, कोस फाई की वैल्यू है 1। तो ये क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। यहां पे क्या है, रूट I1 रूट I2 कोस फाई। ये हो गई परिणामी तरंग की तीव्रता। तो यहां से क्या कह सकते हैं अपन, परिणामी तरंग की तीव्रता जो है, परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों के योग से भी ज्यादा आती है। I1 प्लस I2 दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से ज्यादा आती है। परिणामी तरंग की तीव्रता ज्यादा आ रही है ना, दोनों तरंगों को जोड़ दिया अपन ने, लेकिन उससे भी ज्यादा तीव्रता आ रही है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से ज्यादा आ रही है। इसी को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो रूट I1 को क्या लिख सकते हैं, रूट I1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2, इसको लिख सकते हैं अपन रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। और देखो इसी में अपन इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं, केस। तो वो केस क्या है,
जब दोनों जो तरंगे अध्यारोपित हो रही है, उन अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रता जो है समान हो। कहने का मतलब अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रता कितनी है, I1, और दूसरे की I2। I1 और I2 बराबर हो, तो I1 और I2 बराबर होंगे तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता आएगी वह कितनी हो जाएगी। देखो I और इनकी जगह अपन क्या रखे हैं, I रख देते हैं। परिणामी तरंग की तीव्रता को अपन I मैक्स से रख रहे हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √I1 प्लस √I2, तो यह कितना हो गया 2√I, 2√I, और 2√I का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 4I हो जाएगा। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता अधिकतम आई और वह कितनी आई, 4I0I। I1 I2 बराबर I0 मान लिया, तो I0 रख दिया इन दोनों की जगह, तो परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो कितनी आई, 4I0, और ये है वैल्यू अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये जो है अपने पास में परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। इसमें एक बात और है, अपने पास में ये जो संपोषी व्यतिकरण जो होता है, इस संपोषी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है वह लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। कालांतर तो अभी अपन ने बताया, कालांतर पाई का समगुणज होता है। इसी तरह से पथ का जो अंतर है वह लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। पथांतर को अपन डेल एक्स से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एन लेमडा। तो ये था अपना संपोषी व्यतिकरण। इसी तरह से अपन विनाशी व्यतिकरण को देखते हैं। समझ में आया क्या संपोषी व्यतिकरण? अगर समझ में आया तो विनाशी व्यतिकरण जो है आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट अपन विनाशी व्यतिकरण में लगाएंगे। विनाशी व्यतिकरण, हाँ तो देखिए भैया, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होना चाहिए? कालांतर जो बताया था अपन ने, कल पढ़ा था, विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होना चाहिए? पाई का विषम गुणज, अर्थात पाई का विषम गुणज मतलब पाई का मान जो है वो कितना होना चाहिए? 2n-1 पाई होना चाहिए। यही हुआ विषम गुणज। तो पाई का मान अगर इतना है तो कोस पाई का मान कितना हो जाएगा? कोस 2n-1 पाई। यहाँ पे n की जगह 1 रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा? कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो कोस पाई का मान कितना हो गया? -1। चलो आयाम निकालते हैं, परिणामी तरंग का आयाम। आयाम का फॉर्मूला याद है? अरे याद है क्या आयाम का फॉर्मूला? तो लिखो फटाफट, A1 A2 कोस पाई। सही है क्या? हाँ तो चलो आगे चलो। कोस पाई की जगह कितना रख देंगे? -1। तो ये क्या बन जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। -1 रखा तो A1 A2, और इसी को क्या लिख सकते हैं अपन? इसी को लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये R जो है ये क्या आ गया अपने पास में? A1 माइनस A2 आ गया। संपोषी व्यतिकरण में क्या आया था? A1 प्लस A2 आया था। सेम तरीके से अपन तीव्रता भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेम तरीके से तीव्रता निकालते हैं। तीव्रता का फॉर्मूला क्या था भाई? तीव्रता का फॉर्मूला था अपना I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 cos फाई। cos फाई की जगह -1, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 -1 रखा तो -2√I1 इसको भी क्या लिख सकते हैं? √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गई अपनी विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता। यहां से एक बात कह सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता आएगी
परिणामी तीव्रता जो आएगी, परिणामी तरंग की जो तीव्रता आएगी वह दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होगी। दोनों तरंगों का योग किया लेकिन उसमें से घटा दिया तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम हो गई ना परिणामी की। तो ये सेंटेंस अपन यहां लिख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे पहले उसमें केस लिया था सेम केस इसमें भी ले लेते हैं। अगर अपने पास में दोनों तरंगों की तीव्रता जो है वह समान है आई नोट, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी हो जाएगी? परिणामी तरंग की तीव्रता हो जाएगी अपने पास में यहाँ पे भी रूट आई नोट रखा और यहाँ पे भी रूट आई नोट रखा, इसका स्क्वायर कितनी हो गई? 0। 0 मतलब पूर्णतः अंधेरा, कोई भी प्रकाश नहीं हुआ, पूर्णतः अंधकार। और क्या देखा था संपोषी व्यतिकरण में? पथांतर देखा था, तो इसमें भी पथांतर देख लेते हैं। इसमें जो पथांतर होता है वह λ/2 का विषम गुणज होता है, विषम गुणज होता है। तो कितना हो जाएगा? 2n-1 λ/2। ये हो गया पथांतर। तो ये अपन ने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन पढ़ ली। क्लियर है? तो एक बार तो पहले तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और इसके नीचे आपको जो भी डाउट वगैरह है वो कमेंट करो और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। और अभी आगे और बाकी है तो जाइएगा नहीं, पहले ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे नोट कर लो फटाफट। हाँ, तो देखो नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट अपने पास में एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आता है कि क्या व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है? अगर करता है तो कैसे करता है भैया? तो व्यतिकरण जो है वह ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। कैसे करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है पहले तो आप ही बताओ। 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, क्या होता है ऊर्जा संरक्षण नियम? ऊर्जा संरक्षण नियम है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, अपने पास में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहां व्यतिकरण में भी दोनों तरंगों की जो ऊर्जा होती है, दोनों तरंगे थी अपने पास में, दोनों तरंगों की जो कुल ऊर्जा होती है वह ऊर्जा परिणामी जो तरंग आती है अध्यारोपण से, जो नई तरंग आती है उस तरंग की ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ पे भी ऊर्जा का नष्ट नहीं होता। तो उसमें देखो परिणामी तरंग में अब दो कंडीशन होती है, एक तो संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या देखा अपन ने? संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता बढ़ जाती है। संपोषी व्यतिकरण में अगर तीव्रता बढ़ गई तो देखो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता बढ़ने से क्या होगी? ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। और विनाशी में तीव्रता घट गई तो ऊर्जा भी घट जाएगी। तो इसमें क्या होता है? तीव्र जो ऊर्जा है वह स्थानांतरण हो जाती है। जो विनाशी व्यतिकरण है उस विनाशी व्यतिकरण से ऊर्जा संपोषी व्यतिकरण की तरफ चली जाती है। कैसे चली जाती है? मान लो अपने पास में यह ऊर्जा या तीव्रता है, यहाँ पे अपन ने यह ऊर्जा का या फिर तीव्रता का आरेख ड्रॉ कर दिया, तीव्रता का, ठीक है। यहाँ पे जो औसत ऊर्जा है तरंग की, जो दोनों तरंगे आ रही हैं
उनकी औसत ऊर्जा की बात करें तो ये क्या है अपने पास में, औसत ऊर्जा है। ठीक है, अब देखो जब जीरो अपने पास में फतांतर होता है या जीरो कलांतर होता है तो कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी। तो समपोषी में जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से आरेख बन जाएगा समपोषी व्यतिकरण का। यहाँ पे तीव्रता जो है वह मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम भी कितनी होगी भैया, मैक्सिमम तो होगी लेकिन कितनी होगी, अपन ने निकाला था 4I0। ठीक है, फिर देखो ये है विनाशी व्यतिकरण कितने पे होता है, पाई पे, तो पाई पे विनाशी व्यतिकरण होगा। फिर से क्या होगा, 2 पाई पे समपोषी, तो 2 पाई पे ये वापस, और 3 पाई पे फिर से विनाशी, तो यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 3 पाई। इधर भी देखो यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण कितने पे है, ये कितना आ गया -पाई, ये कितना आ गया -2 पाई, और ये यहाँ पे -3 पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो समपोषी व्यतिकरण था उस पे ऊर्जा ज्यादा हो गई और विनाशी व्यतिकरण पे ऊर्जा कम हो गई। तो ऊर्जा जो है वो विनाशी व्यतिकरण से कहां चली गई, समपोषी व्यतिकरण के पास चली गई। लेकिन इसकी अपन कुल ऊर्जा निकालेंगे वह, तो कुल ऊर्जा जो आएगी या औसत ऊर्जा निकालें अपन इसकी, तो औसत ऊर्जा जो आएगी वह दोनों तरंगों की कुल ऊर्जा के बराबर ही आएगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि व्यतिकरण जो है वह ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू बच्चों।